Dr. Subhash Chandra. If you don't mind. Is it being televised? You know that more than me, I think. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity. First of all, I think I would congratulate the government, the Prime Minister and the Finance Minister to have brought this historical bill, और खास करके वित्त मंत्री को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस बिल को राजनीति के बलि नहीं चढ़ने दिया और उसे इस कार्यान्वित स्थिति पर ले आए। सभी राज्यों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इसमें कोऑपरेशन किया। उपसभापति जी, कल से मैं इस डिबेट में सुन रहा था जब ट्रेजरी बेंचेस इस बिल की अपनी उसका सारा क्रेडिट अपने पर ले रहे थे तो अपोजिशन पार्टीज स्वाभाविक रूप से उसका विरोध कर रही थी, पर फिर भी ग्रजिंगली विपक्ष ने ये ज़रूर माना कि एक ये यूनिक एक्सपेरिमेंट जो एक जीएसटी काउंसिल के थ्रू हुआ है, इतना उन्होंने ज़रूर माना। उसके लिए भी मैं विपक्ष का आभारी हूँ। सर, इन 2 दिनों में और जब से मैं इस सदन में आया हूँ और पहली बार बोल रहा हूँ, तो इस जीएसटी बिल पर भी बहुत सी बातें बहुत से सदस्यों की सुनी। सबने इस प्रकार की बातें कही कि गरीब आदमी का भला हो, आम आदमी की बात हो, टैक्स पैसे वालों को लगे, इत्यादि इत्यादि। ये बातें सर हम लोग पिछले, मैं अपनी बात कहूं तो 50 वर्षों से, लेकिन ये देश पिछले 70 वर्षों से सुनता आया। और इन 70 वर्षों में इस इकॉनमी के साथ क्या हुआ, इस देश के गरीब के साथ क्या हुआ, ये कुछ आंकड़े मैं इस सदन को पेश करना चाहूंगा। जब 2000 वर्ष पहले जब से सदी शुरू हुई, जिसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारे पास है, दो 2000 वर्ष पहले हमारे देश की ग्लोबल जीडीपी में 32% भागीदारी थी, जो कि 1950 में आज़ादी मिलने के समय में 4.2% रह गई। उसी प्रकार से जो हमारी ग्लोबल उत्पादन की स्थिति थी हो या ग्लोबल ट्रेड की स्थिति हो, अंग्रेजों के समय में वो स्वर्णिम समय से हटकर कम होती चली गई। 1950 में हमारी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा पूरे विश्व के मुकाबले केवल 1.7% रह गया, और इंटरनेशनल ट्रेड में जो हमारी भागीदारी अंग्रेजों के समय में 20% थी, वो घटकर 1.4% रह गई। महोदय, ये तो समझ में आता है कि अंग्रेजों का तो एक धर्म था, उनको इस देश पर ज्यादा से ज्यादा समय, लंबे समय तक राज करना था। उनको इस देश की संपदा को यहां से अपने देश में ले जाना था। इसलिए उन्होंने हमारी उत्पादन की क्षमता खत्म की, टैक्सों का बोझ बढ़ाया। परंतु मुझे आश्चर्य ये होता है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या हो गया। ये कुछ आंकड़े
मैं आगे आपके सामने, सदन के सामने पेश करूंगा। लेकिन जब आज़ादी के समय में जब देश पूरा इस प्रकार के कुछ गाने गा रहा था कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। हाँ हाँ, साथ हिंदुस्तान। तो वो सब कहाँ गया सर? ये आंकड़े जो बताते हैं, जो जीडीपी 1950 में 4.2% थी, वो 1980 में घटकर 3.2% रही और 2015 में वो बढ़ के अभी 7.5 से 8% हुई है। मैन्युफैक्चरिंग जो 1950 में 1.7% पे रह गई थी, 1980 में केवल 2.3% पर बढ़ी, अब जो कि 2015 में केवल 4% पर है। ग्लोबल ट्रेड में जो हिस्सा 1.3% 1950 में था, 1980 में वो घटकर 0.5% रह गया, 1% से भी कम, यानी आधा प्रतिशत रह गया, जो अब वापस केवल 1.7% पर आया है। और इस आंकड़ों को अगर जितनी आबादी 1950 से बढ़ी उसके साथ अगर मिला के देखें तो 1950 से लेके अब तक हमारे देश की ग्रोथ नेगेटिव रही है, ना कि पॉजिटिव रही है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। क्या जी? आप अपना भाषण जारी रखें, ये आंकड़े नहीं करें। ये आंकड़े एंगस मेडिसिन की स्टडी से हैं, जिसको कि देखा जा सकता है। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा सदन से, और इस आंकड़ों से जो अभी कुछ सदस्यों ने बताया, 2000 से लेकर के 2015 तक इस देश ने $2.23 ट्रिलियन यानी 154 लाख करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, वेल्थ बढ़ाई। 15 वर्षों में इतनी 154 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ बढ़ी। उसका अगर बंटवारा देखेंगे आप तो टॉप के 1% लोगों के पास 58% उस संपदा का भाग गया, दूसरे 9% लोगों के पास उस संपदा का 23% भाग गया, और 90% लोगों के पास केवल 19% वेल्थ उन लोगों की बढ़ी। तो इससे ये बड़ा साफ जाहिर हो रहा है कि गरीब और गरीब होता गया है, अमीर और अमीर होता गया है। 10% लोग हमारे इस देश के कानूनों की वजह से मेरे ख्याल से और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। जब हम सोचते हैं कि टैक्स पैसे वाले पर लगाया जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है, कि क्योंकि साथ साथ बहुत से उसको छूट भी मिलती है, बहुत से टैक्स अवॉइडेंस के साधन भी मिल जाते हैं। तो इस कारण से ये सब डिस्प्रपोर्शनेट रूप से जो चलने वाला बात है, बड़ी आगे इसको ठीक करने की आवश्यकता मैं समझता है। और जीएसटी उस दिशा में पहला कदम है, परंतु ये कोई आखिरी कदम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इस तरह के बहुत सी चीजें आगे आने वाले समय में आपको करनी पड़ेंगी यदि हमें इस देश में से गरीबी कम करनी हो और सबको अगर साथ लेके चलना हो। इस बात की कल कुछ सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद की बात की, जिस पर मेरे मित्र राजा ने आज ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन मैं उस प्रकार की बात नहीं करके मैं प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की बात करूंगा। उन्होंने जो बातें
स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, जब वो जनरल सेक्रेटरी थे, जो उन्होंने वो बातें कही उनको, और उन्होंने इस बात का जिक्र 28 दिसंबर 1985 में कांग्रेस के 100 वर्ष पूरे होने की उस स्थिति में बंबई में अपने भाषण में उन्होंने कहा। लगभग ये 100 मिनट से अधिक का भाषण था, और दुर्भाग्य से हमारे देश के मीडिया ने उस समय कुछ और ही हेडलाइन दे के कि राजीव गांधी स्पीक्स अगेंस्ट द पावर ब्रोकर्स, ऐसा कह के उसको बात को आया गया कर दिया। लेकिन राजीव जी ने जो बातें कही उस समय की, अगर उसको थोड़ा सा अगर हम विचार करें तो मैं समझता हूं कि जो स्थिति गरीब की और गरीब होती जा रही है वो ना होती। मैं उनके कुछ एक्सर्प्ट्स को कोट करता हूं। I was exhilarated by what had been achieved in the short period since independence. I was also saddened by what might have been what might have been but was not, because of weakness in government and in party. I kept my counsel to myself as I was an apprentice in the great school of politics. Unquote. तो आप सदन कहेंगे तो मैं हिंदी में ट्रांसलेशन भी कर सकता हूं या केवल कोट करूं? नहीं, उसकी सुविधा है, इसलिए आप चिंता ना करें। आप तो जैसा बोल रहे हैं वैसे बोलते जाइए। जीएसटी पर ही आते हैं। ये बातें जीएसटी के पर लागू होती हैं बहुत बुरी तरह से। उन्होंने कहा कि मैं जब किसी घटना के कारण राजनीति में आया तो उस समय मुझे लगा था कि भारत ने और हमारी कांग्रेस ने थोड़े से समय में ही बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन मैंने पाया कि हम सरकार और पार्टी की कमजोरियों के कारण काफी कुछ नहीं कर पाए हैं। इसके कारण मुझे उदासीनता हुई। फिर भी मैंने अपनी भावनाओं को अपने तक सीमित रखा और अपने आप को समझाया कि मैं तो अभी इस खेल में नवसिखिया हूं, या आज की भाषा में कहें तो अप्रेंटिस हूं। उसके बाद की आगे उन्होंने कहा कि मैंने 2 वर्ष बहुत भ्रमण किया, देश में बहुत लोगों से मिला, काफी अध्ययन किया। तब मुझे लगा कि मैं अब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को मैं अपना अनुभव बता सकता हूं। उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने कहा कि वो अपने मन की बातें अच्छी और बुरी सब मैं बता सकती हूं। मुझे लगता है कि राजीव तुम अब तैयार हो गए, मैं तुमको सब बता सकती हूं। तो आगे वो कहते हैं, इंदिरा जी ने मुझे अपने भारत की बहुत प्रकार की क्षमताओं और अच्छाइयों का जिक्र करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य में आशावान होने की बातें बताई, पर साथ में उन्होंने कुछ ऐसी भी चिंताएं जताई। वो आपको, आप बैठ करके बात मत करिए और आपको यील्ड भी नहीं कर रहे हैं। आप अपना भाषण जारी रखें। स्वामी जी, आपकी मदद की अभी जरूरत नहीं है, वो सीधा बोल रहे हैं। अच्छा है। बैठ करके बात ना करें, अच्छा है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। उन्होंने बहुत गहराई से किया हुआ बड़ा सटीक विश्लेषण इस देश का किया हुआ था, तथा उन्होंने बताया कि जिस कारण से हमारे पूरे सिस्टम को कमजोर किया गया है अंदर ही अंदर, और किस प्रकार से पार्टी में स्वार्थी तत्वों ने घुसपैठ की है,
ये तत्व हमें ही नहीं, ये तत्व हमें ना ही प्रोग्रेसिव कार्य करने दे रहे हैं और किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को, ऐसे तत्वों को संरक्षण होने के कारण भारत की सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की कार्यप्रणाली में भी कमजोरी आई। ये उस समय का उनका भाषण है। सर आज तो मुझे बोलने दीजिए, अब मेरा पहला दिन है। नहीं, 15 मिनट आपके हो गए हैं, 15 मिनट। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र थोड़ी देर का ही है, तथा उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति, पूरा करिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति की महत्ता में कमी आई है। डिमिनिश इज द वर्ड एग्जैक्टली यूज्ड बाय हर। माननीय सभापति जी, मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक जानकारी इस संवाद में जानने को मिली और मेरी श्रद्धा उन दोनों महानुभावों के प्रति और भी बढ़ी है। उन्होंने आगे कहा कि किस प्रकार से पैटीनेस या कहें ओछापन तथा स्वार्थी प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञों ने एक सामाजिक सौहार्द के मूल ढांचे में भी दरार डाल दी। इंदिरा जी ने आगे कहा, हमारे देश की बहुत सी महान प्रतिष्ठानों यानी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाकर आप देखोगे तो पाओगे कि उनके बाहर से बहुत भव्य और पावन उद्देश्य वाली संस्थाएं दिखती हैं, बावजूद उनकी आत्मा तथा मूल्यों में कोई तेज नहीं रहा है, कोई तरारपन नहीं रहा। कभी ऐसा लगता है कि वो जो कार्य कर रही हैं ये सारी इंस्टीट्यूशन, वो आम जनता की बड़ी संख्या के विषयों के लिए हैं ही नहीं। देश के लिए आवश्यक एवं निर्णायक विषय किसी व्यक्तिगत या क्षेत्रीय स्वार्थों के नीचे दब गए हैं। हमारे कानून बनाने और कानून बदलने वाले लोग दूसरों के सामने गुणवत्ता का परिचय नहीं रख रहे हैं ताकि लोग उनका अनुसरण कर सकें। उन्हें देखकर लगता है कि सामाजिक नैतिकता का अभाव हो गया। तो इस प्रकार से, अगर इसको मैं लंबा नहीं करूंगा, आपकी हो गया, देख रहा हूं, लेकिन उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहा, पॉलिटिक्स के बारे में कहा, अपनी पार्टी के बारे में कहा, देश के सिस्टम के बारे में कहा। और सुभाष चंद्रा जी, आपका समय पूरा हो गया है जी, मेहरबानी करके खत्म करता हूं सर। अगर आवश्यकता होगी तो हमारे पार्टी से समय लीजिए, बोलिए। मैं टूवर्ड्स द एंड मैं बताता हूं आपको, देश को ऐसी राजनीति चाहिए जो इन गरीबों की मदद करे, केवल भाषण में नहीं, जनसाधारण के लिए विचारधारा और कार्यक्रमों पर चलें। इसके लिए हमें राजनीतिक पार्टी स्वार्थी तत्वों की साठगांठ को तोड़ना होगा, हमें चुनावी नियमों को बदलना होगा। इस प्रकार की बातें कही उन्होंने। और जब 1971 में उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया गरीबी हटाने का, उस समय भी ये जीएसटी जैसी स्थिति थी। उनके 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कोई प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन इस हमारे देश के तंत्र ने ना तो उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू होने दिया, ना वो गरीबी हटी। आज भी हम बार बार उस गरीबी की बात कर रहे हैं। आज भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये प्रार्थना करूंगा कि इस टैक्स स्ट्रक्चर को और भी सिंप्लीफाई करें। Mr. Subhash Chandra, सर, now listen to me. सर, This is not correct. You gave the name very late, and you came and requested me for 2-3 minutes. no, I didn't say, sir. Yes, you came inside and asked me, I want only 2-3 minutes. And so that is correct. He did not tell that. So I inserted his name. And now
Even after 15 minutes, you are not, this is not the way. This is not the way a maiden speech should be made. I am sorry, you conclude. So what? He did not give the name on time. He gave only name, came to me and told, requested me. So I allowed. And then you are taking so much time. When so many members who are given time, given their name in time are waiting. I am sorry. Give the 5 minutes, he will come. 5, it is already taken 20 minutes. What are you talking? No. Maiden Not speech. possible. The maiden speech is maximum 15 minutes, you sit down. 15 minutes, it is already 20 minutes. To sit down. Okay. No, you cannot take the house for a ransom. No, it is concluded. 20 minutes हो गया. Give 5 minutes, sir. And maiden. Okay, minister is requesting to talk 5 minutes more. I have no problem because. Thank you, sir. All right. When the minister, the time is, Thank you, sir. okay, all right. So, उपसभापति महोदय, मैं अपने कंक्लूजन की तरफ ही बढ़ रहा हूं। आज भी यही स्थिति है जैसा उस समय मिसेस इंदिरा गांधी के समय में थी। आज भी मेरे कई मित्र अपोजिशन में रहते हुए भी 1 to 1 जब मिलते हैं तो जरूर कहते हैं कि यार ये मोदी काम तो ठीक कर रहा है और अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो आगे कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा। तो मेरे विचार से जीएसटी ये पहला कदम है। इस देश में बहुत सी चीजें करने की आवश्यकता है जो कि जिसकी वजह से इस देश में टैक्स देने वाले को भी तकलीफ ना हो। टैक्स अल्टीमेटली उपभोक्ता कंज्यूमर अल्टीमेटली टैक्स देता है। मेरे मित्र सीताराम येचुरी ने कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस पैसे वालों पर लगते हैं, मैं नहीं मानता। मेरा ख्याल से डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, अल्टीमेटली पब्लिक के ऊपर लगता है, उपभोक्ता के ऊपर लगता है। टैक्स का स्ट्रक्चर हमें कम करना चाहिए। टैक्स कम होगा तो लोग देंगे भी और आपको इस प्रकार के पेनल प्रोविजन नहीं करने पड़ेंगे जिसमें कि आपको लोगों को अरेस्ट करना पड़े और इस तरह की चीजें करनी पड़े। इस देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना होने के कारण एक इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट टैक्स इतना है जो करप्शन की वजह से है, उसको भी ठीक हमें किए बिना आगे का ढांचा ठीक नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी ये प्रार्थना रहेगी सदन से कि आगे आने वाले समय में जीएसटी से आगे बढ़कर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें। किस प्रकार से कोई नए टैक्स प्रणाली, चाहे वो बिल्कुल ही एक अलग प्रकार की हो। आज हम जीएसटी की चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि बहुत से देशों में लागू हो चुका है, क्यों हम उसकी नकल करें? क्यों ना हम कुछ अपना एक ऐसा टैक्स का स्ट्रक्चर ढांचा खड़ा करें जो कि पूरे विश्व में यूनिक हो, अलग हो और जिसके कारण से लोग पूरे देने वाले, टैक्स लेने वाले और राजस्व की सबकी वृद्धि हो, ऐसा मेरा मानना है। इस समय ज्यादा लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। Thank you. Thank you.